अयोध्या लोकसभा सीट की घोषणा होते ही यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ बिल्कुल हलचल में हैं और प्रचार प्रसार का काम बहुत तेज़ी से कर रही हैं। और जैसा कि यहाँ पर एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है, एक तरफ है लल्लू सिंह तो दूसरी तरफ है अवधेश प्रसाद, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लल्लू सिंह को तीसरी बार टिकट दिया गया है। वहीं 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी और 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी से। वहीं तीसरी तरफ सच्चिदानंद पांडे बीएसपी से टिकट उनको दिया गया है, युवा हैं और समाज सेवी हैं। अब देखना है कि तीनों की लड़ाई किस तरह की होती है। आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं जो जनता हैं, बिल्कुल मैं इनसे जानना चाहूँगा। जगदीश जी, जिस तरह से चुनाव है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना जो है माना जाएगा, कितना टक्कर का माना जा रहा है? चुनाव तो आज के समय में लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, तो कहने का विषय यह है कि आज सबसे बड़े कुर्सी की चुनाव है, जहां से नीति और सुविधाएं जनता को संविधान की जो भी आर्टिकल के तहत मिलती है उसके लिए यहां से कानून बनता है। तो आज के समय में जनता को सोचना है कि हमारे हित का और अहित का ध्यान रखने वाली सरकार कौन सी है। और बाकी रही मौजूदा सरकार में खासकर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण हो रहा है और ख़ासकर उनको संवैधानिक शोषण है। दूसरी चीज़, इधर ही बेरोज़गारी का आलम बढ़ता ही जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में ठेका दे दिया गया है। नौजवान युवा जो है बेरोज़गार पढ़ लिख कर इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ शिक्षा का बाज़ारीकरण हो गया। बाज़ारीकरण में शिक्षा इतनी महंगी है, हमें लगता है आप अगर इस प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा 20-25 हज़ार होगी, लेकिन 4 बच्चे या 2 बच्चे आपके पास है तो उनको पढ़ाने में इतना खर्च लगता है कि वो पैसे पूरी नहीं पड़ रही हैं। उसके बाद भविष्य सुरक्षित नहीं है कि आप बच्चे को इतना महंगी पढ़ाई दे रहे हैं कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। जहाँ एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या लगता है वो नारा कितना सफल है और उस पर वो कितना काम कर रही है? सरकार की करनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर है। सरकार उन लोगों के लिए बनी है जो पूंजीपति हैं। यहाँ मजबूत लोगों को मजबूत किया जा रहा है और जो मध्यम वर्गीय है उसको निचले दर्जे पर लाकर खड़ा किया जा रहा है। चूँकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो अधिकारों के प्रति अगर कोई सचेत हो तो मध्यम वर्गीय है। लोअर क्लास का आदमी मेहनत मजदूरी करता है, बहुत उसको जागरूक नहीं कर रही सरकार, चूँकि उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, जागरूक शिक्षा के प्रति नहीं कर रही है। रोज़गार है नहीं तो बेचारा उसको ना नौकरी से मतलब है ना चाकरी से मतलब है। तो जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो सोचता है कि हम कुछ आगे बढ़ जाएं, तो उस लाइन में ये सरकार उस मध्यम वर्गीय को निचले पायदान पे लाके खड़ा कर देगी कि जहां एक आदमी इतना गरीब होगा कि वो सिर्फ खाने के लिए सोचेगा और एक आदमी इतना मजबूत होगा जो उनका शोषण करेगा। देखिए, आप युवा हैं और अयोध्या से वाकिफ़ हैं, आपने अपना बचपन यहीं बिताया। जिस तरह सरकार विकास की बात कर रही है, अयोध्या विकास तेज़ी से और हो रहा है, तो क्या लगता है कितना विकास अयोध्या में हो रहा है? देखिए, आप लोग तो जब से अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से आप देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, कितने लोगों का विनाश हो रहा है। आप लोग स्वयं साक्षी हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ के लोगों का एक तरीके से देखें तो जीना मुहाल हो गया है। वो लोग न मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। कितने लोगों का एक राम जन्मभूमि बनाने में, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, राम जन्मभूमि बनी, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में कितने लोग जन्मभूमि को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये उनको घर से बेघर कर दिया गया। वहाँ से अगर उनको हटा के वहाँ शिफ्ट, अलग जगह अगर शिफ्ट किया गया कहीं अन्य जगहों पर, तो वहाँ भी बुलडोज़र चला करके वहाँ से भी उनको हटाने काम किया गया। तो एक मेरा मानना है इस तरीके से जो विकास हो रहा है ये विनाश हो रहा है। यहाँ की जनता इस मामले में संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग मीडिया से अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके यहाँ सिर्फ जैसे चमक धमक दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो खेल है उसको नहीं कोई समझ पा रहा है। यहाँ जितने भी आज का जो भी बिजनेसमैन हैं यहाँ आकर के टिक गए हैं, जो यहाँ गरीबों की ज़मीनें थी जिनके भरोसे वो लोग रोजी रोटी चल रही थी, उसको ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। तो यहाँ एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और चूँकि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जो सच्चाई दिखाती है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने में कहीं ना कहीं डर महसूस कर रही है, या कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग जो है घुसे पड़े हैं।
तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जनता जान कर भी अनजान बनी हुई है, करे क्या, जैसे कहीं उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। बहुत मेरा कहने का मतलब है, यहाँ जो लोकल प्रॉपर अयोध्या वासी हैं वो अंदर से बहुत पीड़ित और दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। और रही सरकार की बात, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को 5 साल के बाद सरकार बदल जानी चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार बने। जो मेरा मानना है कि सरकार हमेशा स्थायी नहीं रहनी, लगातार किसी को नहीं जीतना चाहिए। इससे क्या होता है, लोगों में जो पार्टी के जो उसके लोग हैं वो मतलब उनके अंदर क्रूरता आ जाती है, वो लोग शोषण करने लगते, तो वही स्थिति यहाँ भी चल रही है। जो लोग अमीर हैं अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो एकदम रोड पर आ गए हैं। क्या लगता है इस बार जनता किसका सपोर्ट करे, किसकी सरकार होगी? देखिए, जनता हमें लग रहा है एक बार धोखा शुरू में जो खा गई थी, वो तभी से बदलाव इसके बाद से चाह रही, लेकिन वो बदलाव कर नहीं, चूँकि जो बदलाव करने का माध्यम है ख़ास करके जिसको बोलते हैं वोट, तो वोट अगर मशीन के माध्यम से होगा तो पहली बात आप बारीकी से सोच लीजिए, कोई भी मशीन अगर बनती है, अगर वो टू की आवाज़ करती है, लाइट जलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें सेटिंग हो सकती है ना। अगर वो इलेक्ट्रिक है या मान लीजिए वो मशीन है, कुछ भी है, मेरा मानना है जो मशीन बनाई गई है उसमें जो पर्ची दिखती है उसको लोग मिलना चाहिए ईमानदारी से, और एक बगल बॉक्स होना चाहिए, उसमें वो पर्ची डाल देनी चाहिए। मैं ईवीएम को कितने सही मानते हैं? ईवीएम को हम एकदम समझ लीजिए ईवीएम को कुछ नहीं मानते हैं। ईवीएम के द्वारा ही लोगों का शोषण किया जा रहा है। जो सत्ता जिसकी होनी चाहिए उसकी सत्ता नहीं आ रही है, और जिस तरीके से शोषण कर पा रहे हैं भरपूर उस तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे और अपने अनुसार मीडिया को मैनेज कर लेंगे, वो दिखा देंगे और हम इसी प्रकार जो है चुनाव जीत लेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता भी ये जान रही है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, इसलिए लोग निराश हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है। आरक्षण की बात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मुआवजे की बात है, जो चौड़े के नाम पर लोगों को मुआवजा मिला, कितना सही मानते हैं, कितना सही जो मुआवजा तक पहुंचा है क्या? अच्छा, जब सरकार, अब वही है, जब सरकार लोकतांत्रिक तरीके से रहेगी तब लोगों की भावनाएं कद्र करेगी ना। जैसे जब हमें पता है कि आपने वोट नहीं दिया है और हमें आपका विकास नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है, तो इस तरीके से जो मुख में राम और बगल में छुरी वाली कहावत वही चल रहा है। सबको उनको पता हो गया है कि हमको कौन वोट कर रहा है, कौन वोट नहीं कर रहा है, तो उसी तरीके से खींच की वजह से सब काम हो रहा है। विकास हो रहा है, अच्छी बात है, रोडें चौड़ी हों। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन यही करूंगा, जो रोडें चौड़ी थोड़ा और 2-4-10 फीट बढ़ा करके, जो कुदरत है, जो खास करके वृक्ष हैं, इंसान सबसे पहले अगर जब धरती पाया था तो वृक्ष ही उसके घर माने जाते थे, तो कहीं ना कहीं जो शहर उजड़ा हुआ है, कितने जो है जीव जंतु बेघर ही हो गए हैं, इंसान के साथ जीव जंतु भी परेशान हैं, चिड़िया मतलब सब। तो सरकार पहले पेड़ लगाने की व्यवस्था कर ले। हम आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है पहले वृक्ष लगाने के लिए भी, अगर रोड बना रही है इतना अच्छा, खजूर लगाने से कुछ होने वाला है? जैसे वही है कहावत वाली, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो हमारे यहाँ अच्छे वृक्षों को काट दिया गया, लेकिन सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े वृक्षों को लगाया जाए, जिससे ऑक्सीजन पैदा हो, ऐसे वृक्षों को लगाया जाए। आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ, भले हम लोग कष्ट में हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसका तो लाभ मिलेगा ना, स्वयं सबको लाभ मिलेगा। तो आज सरकार को जो है चाहिए कि अच्छे पेड़ों को लगाए, और जैसे जितना और इतना चौड़ीकरण मिले थोड़ा और लेकर के, और जो है इस पर भी ध्यान दें। जिस तरह से बीजेपी का हमेशा मुद्दा रहा राम मंदिर, तो राम मंदिर निर्माण भी हो गया और प्रभु श्री राम जी अपने स्थान पर भी पहुंच गए। क्या लगता है कि मंदिर के नाम पर बीजेपी दोबारा फिर अपने वोट को भुना पाएगी? मैं कह रहा हूँ, इस एक बार 86 किस्में राम लहर चली थी, जब मिले मुलायम कांसी राम, हवा में नारा लगा था ना, तो उस समय भी तो थी लहर, तो उस समय क्यों नहीं जीते थे? रही बात, सब जान रहे हैं आप लोग कि जब तक लोकतंत्र में सही और निष्पक्ष चुनाव ना हो जाए तब तक इस विषय में बात करने से कोई मतलब। राम ये नहीं चाहते हैं कि हाँ कोई किसी का विनाश हो, कोई बेघर हो, कोई बेरोजगार हो, कोई मजबूर और लाचार हो, बेबस हो। कोई भी भगवान, किसी भी जात धर्म के भगवान, या हमारा मानना ऐसा नहीं है उनके ग्रंथों में। लेकिन
ये समय जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है देश में। तो मेरा मानना है कि राजनीति चल रही थी, लेकिन जो कुछ होगा वो संवैधानिक तरीके से हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया कि पूरे देश में जो भी विवाद है समाप्त हो जाएं, भविष्य में नई चीज़ हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी ख़राब कंडीशन है शिक्षा रोजगार से। शिक्षा रोजगार की तो आप लोग जान ही रहे हैं, अभी जल्दी शिक्षा नीति लागू हुई है। लोग इस समय सिर्फ एडमिशन कराने पर दौड़ रहे हैं, रोजगार तो सोच छोड़ ले। इस समय अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत परेशान हैं, तो हर स्तर से परेशान है। खास करके यहाँ की जनता तो डबल मार ट्रिपल मार महंगाई की है, शिक्षा, तो हर स्तर से लोग बहुत परेशान क्या हैं। करते हैं, क्या काम करते हैं? हम अभी तो डबल मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो करके प्राइवेट जॉब वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ स्थानीय लोग अयोध्या के जिन्होंने अपनी बातों को रखा और सरकार से अपील भी किया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, तो बिल्कुल रोज़गार पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा है तो रोज़गार है, सब कुछ है। जगदीश जी, एक सवाल ये, जिस तरह से ये मामला इस समय लोकसभा चुनाव का चल रहा है, एक तरफ अवधेश जी, दूसरे सचिदानंद जी, तीसरी तरफ लल्लू सिंह जी, क्या लगता है इस बार किस तरह की लड़ाई, किस तरह की यहाँ पर वोटिंग को मिलेगा, क्या रहेगा, क्या माहौल रहेगा यहाँ पर? राजनीति में अगर माहौल देखा जाए तो आज के डेट में खासकर जो आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तो आज के दौर में देखा जाए तो सिर्फ दो ही पार्टी को दिखा रही है, एक सपा, दूसरा भाजपा। तीसरे पैरेलल की जो राष्ट्रीय पार्टी उसकी बात ही नहीं कर रही है। तो मीडिया की ये जो कार्यशैली है बड़ा अच्छा नहीं है। तीनों प्रत्याशियों को दिखाना चाहिए खासकर, और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो संविधान को ही अपना क्या कहते हैं उसको घोषणा पत्र मानती है। तो सब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छा काम किया। अगर देखा जाए उसके सरकारों में तो शासन व्यवस्था, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इन चीज़ों पे बड़ा काम किया है। दूसरी तरफ रही समाजवादी पार्टी, तो इन्होंने भी काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। लेकिन आज के दौर की जो पार्टी है, खासकर आज के समय में जो पार्टी चल रही है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सारी वैकेंसियों को निकालते हैं, उसके बाद पेपर लीक करा देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला ही सरकार इन सिर्फ क्या कहते नौकरी के नाम पे जो फार्म भरते हैं इसका करती है। और जो हमारा नवयुवक तैयार हो रहा है पढ़ लिख कर, उसकी भविष्य बर्बाद कर रही है। अगर आप 5-5 साल और 8-8 साल बिठा दे रहे हैं तो ओवर एज हो जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो बेचारा आज हम तो ये सोचते हैं कि भारत में आखिर ये शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई लिखाई का काम ही बंद करा देना चाहिए। अगर उनको रोज़गार और उनको नहीं देना है तो सही बात है, उनको सरकारी सुविधाएं, हम कहते हैं सरकारी सुविधाएं अगर नौकरी नहीं दे पा रहे तो प्राइवेट सेक्टर में ही काम तो दिया जाए, लेकिन उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन मिला है। पता लगा आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करके कंप्लीट कर रहा है, डिग्री ले रहा है, उसको नौकरी क्या करनी पड़ रही है? 10,000 15,000। हम तो सोचते हैं कि आप तो मीडिया में हैं, आप अपने को खुद सोचिए, आखिए कि आप कहाँ खड़े हैं आज के दौर में। नहीं, मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ, जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ मैं। नहीं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन जिस अनुसार आपके योग्यता के अनुसार आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, क्या उस तनख्वाह से आपके पूरा परिवार आज की जिस महंगाई के माहौल में सुरक्षित है, या उसका आपके बच्चे का भविष्य क्या कहते हैं आगे भविष्य उसका सुरक्षित है? हमें तो नहीं लगता कि किसी भी। जी, आप मीडिया की बार बार बात कर रहे हैं कि सपा का ही प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हैं। जब प्रत्याशी सामने लाना चाहे मीडिया के, तो मीडिया उसका प्रचार किस तरह से करे, आप बताएं। नहीं, मीडिया को हमेशा जैसे चुनावी आंकड़ा वो देते हैं कि मीडिया बताती है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आपकी बार 400 पार, तो मीडिया क्यों बार बार दिखाती है? आंकड़ा निकलता कैसे? प्रत्याशी से ही निकलता है। अरे साहब, आंकड़ा प्रत्याशी नहीं निकाल रहा, आज के समय मीडिया निकाल रही है। चुनाव होने से पहले और सीट क्लियर होने से पहले मीडिया बता रही कि इतनी सारी सीटों से सरकार बनने वाली है, और वो जाके वही पढ़ता है। यानी कि मीडिया और सत्ता में बैठे लोग एक दूसरे के मिले जुले हुए हैं। और ख़ासकर हम तो मीडिया की बात करेंगे तो अंबानी और अडानी की लगभग 25 चैनल हैं, और ये दोनों लोगों ने आप अभी देखा है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, चंदा घोटाला। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कानून लाया कि क्या कहते हैं जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना चंदा सब ओपन करेंगे, लेकिन जब चंदा उनके खाते में ज़्यादा आया तो उस कानून को रद्द कर दी गया। यही प्रधानमंत्री जी ने किया था कि नहीं किया है? ये सही बात है कि नहीं, आप ये बताइए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, एक मुख्यमंत्री को कितना सही मानते हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर आप? नहीं, पहले तो हम ये पूछेंगे, जो हमने आपसे बात पूछा कि जो ये मीडिया है और जो ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, इसके बारे में क्या ये सही है कि नहीं कि उन्होंने कानून बनाया और उसको फिर रद्द किया प्रधानमंत्री जी ने? देखिए, ये ऊपर की बात है, इसको हम नहीं डिस्कस कर सकते। आप कहे नहीं कहेंगे, आप ये सरकार और उनकी बात है, उसको मैं बीच में नहीं आ सकता इसके, ठीक है? हाँ भाई, नौकरी की बात है। नहीं, नौकरी की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये मीडिया ब्लेम लगा रहे हैं, ऐसा
ऐसा नहीं है। नहीं, हर पत्रकार, हर मीडिया जैसी नहीं है। नहीं, मीडिया को तो इस बात को उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कानून लाया कि सारे के सारे दल लोग चंदा अपना ऑनलाइन दिखाएंगे। ये कानून पास हुआ था ना, फिर प्रधानमंत्री जी ने उस कानून को रद्द किया। क्यों रद्द किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने लिया। अच्छा, सरकार किसी केंद्र में कौन बैठा है? फैसला कौन ले रहा है? मीडिया ले रही है या केंद्र सरकार ले रही है? भाई दोनों केंद्र सरकार की सहयोगी बनी है मीडिया। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि मीडिया को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया और फिर कानून को रद्द क्यों किया। इसको तो बताना चाहिए जनता को। कानून प्रधानमंत्री जी बनाया है और फिर जब उनके पास को क्या कहते चंदा आ गया बड़े बड़े उद्योगपतियों का, तो उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो जनता को आप बताने का काम करें ना भाई, दिखाएंगे तो हमारे देश की जनता जो है वो ज़्यादातर क्या देखती है? टीवी और आजकल सोशल मीडिया, इन्हीं के माध्यम से उनके पास सूचना जाती है। तो सूचना दिखाने का, सही काम करने का काम मीडिया का है। और रही केजरीवाल जी की बात, तो केजरीवाल जी तो भाई मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, और अगर उनको आज के डेट में देखा जाए तो केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली में काफ़ी काम किया है, और आरोप जो लगा है अभी उस पर सिद्ध नहीं हुआ है। वो अपनी क्या कहते हैं खुद लड़ रहे हैं केस। तो अभी तो ये फैसला समय आएगा तो पता लगेगा कि हाँ वो दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं। ये तो भाई अब न्यायालय का मामला है। लेकिन सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा कर रही है। ज़्यादातर जो विपक्ष है, सरकार विपक्ष को रहने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि विपक्ष रहेगा तो सवाल करेगा। किस तरह की सरकार आप चाह रहे हैं? कैसी सरकार होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कि सरकार मिली जुली हो, लंगड़ी सरकार हो। जब कोई व्यक्ति बहुत ताकत में हो जाएगा तो हमेशा तानाशाह हो जाएगा। तो आज के डेट में जो सरकार है तानाशाह हो गई, किसी की बात सुनना नहीं चाहती। ना तो मीडिया की सुनती है, ना किसान की सुनती है, ना जवान की सुनती है, ना बेरोजगार की सुनती है, और ना महिलाओं की, ना किसी की नहीं सुनती है। ये अपने मन के जैसे मन में जो ख्याल आया उसको बस पारित करना है कि इसको हमें ये करना है। उसका कहीं से भी कोई सर्वे, कोई जांच नहीं होती कि ये सही होगा जनता के लिए कि नहीं। भाई सरकार चुने का, जनता चुनती है किस लिए? भाई हमारा जो सांसद होगा ये हमारी बात को वहाँ रखेगा जाकर के ना, कि जनता को आज क्या नीड है। भाई शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई और सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। हम तो कहते हैं शिक्षा सामान्य हो, जहाँ विधायक का लड़का पढ़े, जहाँ डीएम का लड़का पढ़े, जहाँ स्वीपर का लड़का पढ़े, जहाँ सब्जी बेचने वाला लड़का पढ़े, वो विद्यालय होना चाहिए और शिक्षा फ्री होना चाहिए। हम कहते हैं राशन फ्री मत दीजिए, अनाज फ्री मत दीजिए, आप मकान फ्री मत दीजिए, लैट्रिन फ्री मत दीजिए, आप क्या कहते हैं आप सिलेंडर फ्री मत दीजिए, आप शिक्षा फ्री दीजिए। बाकी हम जब शिक्षित होंगे और रोज़गार फिर आप बनाइए। शिक्षा और रोज़गार दो की ज़रूरत है। इस बार किसकी सरकार होगी? ईवीएम की सरकार है। वो पहले से कह रहे 400 पार, 400 पार वही कहेगा जो पहले से फिट किया होगा सिस्टम ना। चलिए, सारे दावों के साथ आज हमारे कुछ युवा साथी जुड़े। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सरकार को रोज़गार पर बात करना चाहिए, शिक्षा पर बात करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था की बात करना चाहिए, क्योंकि जनता सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? हम ये कह रहे हैं 400 पार ये ख्याल आया कहाँ से? हम आप मीडिया बंधु हैं, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रधानी लड़ता है, सदस्य लड़ता है, उसको तो पता नहीं रहता है। गांव घर में पैर पकड़ते पकड़ते वो मतलब थक जाता है कि आगे क्या होगा, उसको तब तक नहीं पता रहता जब तक गिनती है। तो ये कैसे ये दिमाग में आ गया कि 400 पार कौन सा ऐसा? शिक्षा पर क्या कर दिया, रोज़गार पर क्या कर दिया? यही कि हमने लोग विपक्ष को ख़त्म कर दिया। हमारे पैलर कोई अब आवाज़ सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही कहा था ना लोकतंत्र खतरे में है। तो कहीं ना कहीं पूरी संस्थाओं को कहीं हाईजैक तो नहीं कर लिया गया है? ये भी तो एक सोचनीय विषय है। तो हमें तो यही लगता है कि 400 पार जब तक ईवीएम है तो 400 ना 1000 पार कह सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर बहुत ईमानदार हैं, सच्चे में राम भक्त हैं, सच्चे में, तो इनको ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव करवा देना चाहिए। वरना या तो ईवीएम के जो पर्ची निकले उसको लोगों को दे देना चाहिए, दूसरे बार को गिनती करवा दें। यही पता चल जाएगा दूध का दूध, राम किसकी तरफ है और रावण किसकी तरफ है और जनता किसकी, मतलब इसी में सब फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 400 तो कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं, मनबड़ हो जाता है आदमी, तो प्रेशर बनाता है विपक्ष के ऊपर कि हाँ कुछ आप कुछ भी कर लो। तो ये आप आम गाँव जाइए, आम जनता से पूछिए, बहुत से लोग यहाँ खड़े, आप पूछिए कि क्या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होगा? सर्वे करवा लीजिए आप देश में, तो जो जनता है 80% जनता, 90% जनता यही कहेगी कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव, भैया हम अटवा हियाँ दी थी जाते हुआ। कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ये टीस है, बहुत कष्ट है कि हमारा वोट सही जगह नहीं जाता है। और ये लोग अपनी मंचों की जान रहे हैं, चांस नहीं देंगे, चौके पर चौका मारे रहो ज़बरदस्ती। तो वही है कि सरासर ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अगर कुदरत ने कहीं पासा पलट दिया ना,
तो सब दूध का जैसे होता ना हिसाब किताब सब बराबर करने। ईवीएम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो उस पर राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं? मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय पार्टियां, जनता की बात कर रहे हैं जी, राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रही हैं? जिनके साथ राष्ट्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं उनका पेंच फंसा हुआ है। हमें जहाँ तक लगता है, मेरा व्यक्तिगत, कि उनका कहीं ना कहीं पेंच फंसा है। हर आदमी तो अब शिबू सोरेन जी जेल में चले गए हैं, क्यों चले गए हैं? हैं वहीं नीतीश कुमार जी जाने वाले थे, वो क्यों नहीं गए? क्यों गठबंधन तोड़े? तो हर विषय पर आप चर्चा करिए ना। इधर केजरीवाल जी चले गए हैं जेल, ममता बनर्जी के पीछे लगातार पड़े हुए हैं। तो जो अदर भाजपा से अलग है, कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है, क्षेत्र में वो लगा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हर स्तर से टार्चर करने काम कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति कहाँ चल रही है? तो एक तरीके से तानाशाही चल रही है पूरे देश में। कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, चाहे कोई है अंदर हो या चाहे बाहर हो। आप जनता है किस तरह की सरकार चाहते हैं कि सरकार कैसी होना चाहिए? हमें सरकार, पहली बात तो निष्पक्ष सरकार होनी चाहिए, किसी भी सरकार हो, ईमानदारी से। हमें तो ईवीएम वाली तो सरकार नहीं चाहिए। ईवीएम हट जाए, हमारे ना हटे तो वो जो कह रहे हैं पर्ची निकले। हमें निष्पक्ष सरकार हो, चाहे बीजेपी बने, चाहे समाजवादी पार्टी बने, चाहे बहुजन समाज पार्टी बने, चाहे आप बने, चाहे पीस बने, चाहे एमआईएम बने, चाहे कांग्रेस बने, कोई बने, लेकिन ईमानदारी से सरकार बने, जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे युवा साथी अयोध्या के, जिन्होंने अपनी बात बिल्कुल खुली किताब की तरह रखा। और जिस तरह से यहाँ पर चुनावी माहौल है, जनता बिल्कुल एक अपना मूड बना चुकी है, लेकिन अभी वो खुलकर सामने आना नहीं चाह रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पाँचवें चरण में यहाँ पर चुनाव है। 20 मई यहाँ पर डेट रखी गई है लोकसभा चुनाव, और मतदाता की जो मतदान है वो 20 मई को यहाँ पर होगा। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।